हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और मैंने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग भी किए थे और शॉर्ट भी किए थे। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कवर करेंगे हम, जो कि टोटल 20 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? Pharmaceutical analysis is the branch of science that check the quality, purity and amount of the drugs and chemical used in medicines. मीन जो मेडिसिन बनाने में जो ड्रग्स केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उनकी जो प्योरिटी है, क्वालिटी है, वो चेक करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ये हुआ पहला क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मीन जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसके क्या एग्जाम्पल्स है। तो अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोजन फेटलेट। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं जो हम टाइट्रेशन में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और फिर आते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, पहले इनकी टाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद इनका यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट इसका यूज़ करते हैं कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी। तो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन जितने भी जो हमारे जो सॉल्यूट है उसके जो मोल्स होंगे 1 लीटर के अंदर, तो वो मोलारिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है जो NaCl दे रखा है, मीन्स 50 ग्राम NaCl। 500 ml में 50 ग्राम NaCl है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसकी मोलारिटी निकालेंगे। तो अगर मोलर मास की बात करें NaCl की, तो वो होता है 58.5 ग्राम प्रति मोल। और फिर सबसे पहले हम इसके मोल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ NaCl जो गिवन मास है, मीन्स 50 ग्राम गिवन मास है, और जो मोलर मास है वो 58.5 है। तो इसके जो मोल्स है वो है 0.85 मोल। और अगर मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलारिटी निकालने के लिए जो सोल्यूट के जो मोल्स है अपॉन जो वॉल्यूम दे रखा है, मीन्स कितने सॉल्यूशन के अंदर है ये, तो वो लीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी मोलारिटी निकल के आएगी। जैसे जो हमने मोल्स निकाले ये थे, और जो हमें वॉल्यूम दे रखा है जो सॉल्यूशन है, तो वो है हमारा 100 ml। तो 100 ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.1, और ऊपर रखेंगे हम मोल्स, तो ये निकल के आएगी 8.547 मोलारिटी। तो ये इसकी मोलारिटी है। और ये ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकालने के बाद जो सॉल्यूट के मोल्स निकल के आएंगे वो ऊपर रखकर, और नीचे जो टोटल वॉल्यूम होगा वो नीचे रख के यहाँ पे मोलारिटी ऐसे निकालते हैं। तो ये थी मोलारिटी। उसके बाद आती है नॉर्मालिटी। तो नॉर्मालिटी क्या होती है? नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नॉर्मालिटी है वो कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। मान लो तुम्हारे पास 20 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तुम उससे 500 ml सॉल्यूशन बनाते हो। मीन्स हमारे पास कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 20 ग्राम है, और इससे हम 500 ग्राम मीन्स आधा लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसकी जो नॉर्मालिटी है वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने मोल्स मीन जो सॉल्यूट है वो कितने ग्राम है, अपॉन में जो उसका मोलर मास होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 होता है, तो ये निकल गया इसके मोल्स। और फिर निकालेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए जो मोल्स है अपॉन में जो सॉल्यूशन दे रखा है, तो 500 ml दे रखा है, मीन्स आधा लीटर, तो इसकी ये 1 मोलारिटी है। मोलारिटी देखे तो 1 है। और फिर हम उसके बाद नॉर्मालिटी निकालेंगे। तो नॉर्मालिटी निकालने के लिए मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मालिटी, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे मोलारिटी को 1 से। 1 क्या है? ये n फैक्टर है। मीन्स n फैक्टर क्या होता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें OH है, तो ये एक आयन देता है। तो अगर एसिड होता तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल HCl होता हमारा, तो वो एक आयन देता। और सल्फ्यूरिक एसिड होता तो 2 आयन देते। तो उसका जो NH फैक्टर है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा H2,
SO4। अगर ये होता तो ये 2 आयन देता हमारे H+ आयन, तो इसका NH फैक्टर 2 होता। लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो OH आयन दे रहा है, 1 आयन दे रहा है, तो इसका NH फैक्टर 1 है। तो जो मोलारिटी निकाली हमने तो NH फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मोलारिटी 1 थी, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसकी नॉर्मलिटी ये 1 निकल के आई। तो नॉर्मलिटी हम ऐसे निकालते हैं। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है राइट 2 सोर्सेस ऑफ एरर इन एनालिसिस। मीन जब हम किसी भी मेडिसिन की एनालिसिस करते हैं तो कुछ एरर्स आ सकते हैं, कुछ एरर्स आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो एनालिसिस है वो रुक जाती है, नहीं हो पाती। तो ये जो एरर्स है कैसे आ सकते हैं? क्या तो ह्यूमन और पर्सनल एरर आ सकते हैं, मीन हमारी वजह से भी आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे जो हमारी बॉडी, हमारे जो हाथ है वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज ना हो, हमने पूरी तरह से साफ़ नहीं किया हो, अनहाइजेनिक हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल की वजह से भी आ सकते हैं। जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हो सकता है उनमें कुछ खराबी आ जाए, या फिर कुछ और वजह हो इंस्ट्रूमेंटल जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। जब हम किसी भी मेडिसिन की एनालिसिस करते हैं तो एरर आ सकते हैं। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, 2 सोर्सेस ऑफ एरर इन एनालिसिस। और फिर पांचवा क्वेश्चन बनता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिसिन एजेंट। मीन जो हमारी मेडिसिन है या फिर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है जिनसे मेडिसिन बनाते हैं, तो उनमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, कैसी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेड है या फिर आर्सेनिक, अगर ये प्रेजेंट है उसके अंदर तो ये एक इम्प्योरिटीज़ है, ये इम्प्योरिटीज़ मानी जाती है लेड और आर्सेनिक। तो ये 5वां क्वेश्चन था। फिर बनता हमारा छठा क्वेश्चन जो कि डिफाइन लिमिट टेस्ट। सो लिमिट टेस्ट क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टेस्ट यूज टू फाइंड आउट इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। मीन्स हमारा जो सब्सटेंस, हमारी जो मेडिसिन है, अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज जो हम नहीं चाहते लेकिन उसके अंदर है बहुत स्मॉल अमाउंट में, तो डिफाइन लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए से हम जो स्मॉल जो अमाउंट ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटी है उसका पता लगाते हैं। तो ये लिमिट टेस्ट किया जाता है इनका इम्प्योरिटीज़ का पता लगाने के लिए। फिर 7वां क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन एसिड बेस टाइट्रेशन। सो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? ए टाइट्रेशन वेर एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस यूजिंग ए इंडिकेटर टू फाइंड आउट द अननोन स्टैंड ऑफ एसिड और बेस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, और एक कोनिकल फ्लास्क में फॉर एग्जांपल हमने एसिड डाला। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अगर आपको एसिड बेस टाइट्रेशन समझाऊँ तो क्या होती है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास ब्यूरेट होती है और एक कोनिकल फ्लास्क। तो हम टाइट्रेशन करते हैं यहाँ पर। तो टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, तो ये जो ब्यूरेट है उसके अंदर हम जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन कराना है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें लेते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के ज़रिए से हम जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल बेस है हमारा, जैसे हमें बेस की वो कराना है स्टैंडर्डाइजेशन, और इसके अंदर हम लेंगे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो हम एक एसिड लेंगे। तो एसिड का यूज़ करके हम इस बेस का स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे। तो जो बेस है फॉर एग्जांपल इसकी जो पीएच है वो 8 है, और जो एसिड है उसकी पीएच है हमारी 6। तो हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फिनोपैथिलीन। तो फिनोपैथिलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड में होगा तो कोई कलर नहीं देगा, एसिड के अंदर कोई कलर नहीं देता, मीन्स कलरलेस होता है, एसिड के अंदर वो कलरलेस होता है। और अगर बेस के अंदर होगा तो वो कलर देगा, वो भी पिंक। तो हम जो है जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है इसका जब स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके एसिड के अंदर डालेंगे, और इसके अंदर हमारा एक इंडिकेटर भी है फिनोपैथिलीन। तो ये कोई कलर नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे हम बेस की एसिड के अंदर, तो जो इसका पीएच है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा, मीन्स पीएच जैसे ही 7 पहुंचेगा, जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा एसिड, तो ये जो फिनोपैथिलीन है ये पिंक कलर शो करने लगेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो चुका है, बेस की ओर जा रहा है, तो ये पिंक कलर शो करने लगेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप जब हम बेस की इसके अंदर डालेंगे तो जैसे ये पिंक कलर शो करेगा हमें पता लग जाएगा जो हमारा
एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो न्यूट्रलाइज हो चुका है तो हम फिर पता लगाते हैं जो हमने बेस की जितनी भी ड्रॉप यूज़ की है इसे न्यूट्रलाइज करने में, तो उस ड्रॉप के ज़रिए से हम उसे कैलकुलेट करते रहेंगे और कैलकुलेशन के बाद पता लगा लेंगे जो हमने सेकेंड स्टैंडर्ड यूज़ किया है तो वो कैसे किया है, और इससे हम पता लगाएंगे जो सेकेंड स्टैंडर्ड है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, वो कितना प्योर है, सब कुछ हम पता लगाएंगे उन ड्रॉप के ज़रिए से। तो यही होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। फिर 8वां क्वेश्चन बनता है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं उसके कोई भी 2 एग्जाम्पल हमें बताने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है टाइट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट विथ परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर हम एसिटिक एसिड के अंदर जब इसकी रिएक्शन सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन परक्लोरिक एसिड से का टाइट्रेशन कराते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड के अंदर, तो ये टाइट्रेशन एक नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाती है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें टाइट्रेशन ऑफ एस्पिरिन या फिर एसिटिल सैलिसिलिक भी बोलते हैं इसे। तो जब इसकी टाइट्रेशन सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं मेथनॉल के अंदर, तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। फिर 9वां क्वेश्चन बनता है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर डाला था जो फिनोपेथलिन था। तो यही जब न्यूट्रलाइज हुआ था हमारा एसिड और ये कलर चेंज किया था, इसने पिंक कलर किया था, तो ये एक इंडिकेटर था। तो हमें यहाँ पे लिखना है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो पहला तो फिनोपेथलिन ही हुआ और एक है मिथाइल ऑरेंज, तो ये भी कलर चेंज करता है न्यूट्रलाइज होने पर। फिर 10वां क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफाइन एल्केलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। तो ये क्या है, एल्केलीमेट्री की अगर बात करें, फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बेस यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड। जब हम स्टैंडर्ड एसिड का यूज़ करके किसी जो हमारा बेस है उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं तो हमारा एल्केलीमेट्री कहलाता है। और एसिडिमेट्री की अगर बात करें, फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड यूजिंग स्टैंडर्ड बेस। जब कोई भी स्टैंडर्ड बेस का यूज़ करके हम किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं तो उसे हम एसिडिमेट्री बोलते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन बनता है, नेम 2 मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के कोई भी 2 मेथड हमें लिखने हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूट होते हैं वो प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, और जो सॉल्यूशन है उसके बॉटम में आ जाते हैं प्रिसिपिटेट बन के। जैसे इसमें 2 मेथड है, पहला है हमारा मोहर्स मेथड और दूसरा है वोल्हार्ड मेथड, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर 12वां क्वेश्चन बनता है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर। जो ये वो इंडिकेटर होते हैं जो मेटल प्रेजेंट हमारे सॉल्यूशन के अंदर तो कलर चेंज करने लगते हैं। तो मेटल आयन इंडिकेटर जैसे हमारा पहला है इलेक्ट्रोम ब्लैक टी और दूसरा है म्यूरोक्साइड। 13वां क्वेश्चन बनता है, डिफाइन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। तो मास्किंग एजेंट की अगर बात करें, हाइड सम मेटल आयन बाय फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड सो दे डोंट इंटरफेस। तो ये मास्किंग एजेंट क्या होते हैं, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे हमारे आयन्स है, जैसे मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो हमें जैसे टाइट्रेशन करानी है कैल्शियम की, तो मैग्नीशियम इंटरफेयर ना करे उस टाइट्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, उसका जो मैग्नीशियम है उसे मास्क कर लेंगे। जैसे साइनाइड एक केमिकल है उसका यूज़ करके जो हमारा मैग्नीशियम है उसे मास्क कर देंगे, तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा, तब हम टाइट्रेशन कराएंगे कैल्शियम की। तो मैग्नीशियम यहाँ पे मास्क हो चुका है और हम इजीली टाइट्रेशन कराते हैं कैल्शियम की, तो इंटरफेयर नहीं करता जो हमारा मैग्नीशियम है। और फिर आता है डीमास्किंग एजेंट, फ्रीज द मास्क मेटल आयन अगेन फॉर टेस्टिंग। मीन जो हमने साइनाइड का यूज़ करके जो हमारा मैग्नीशियम था उसे मास्क किया था जो कि इंटरफेयर नहीं कर रहा था, जब हम कैल्शियम की टाइट्रेशन कराते हैं तो उसे डीमास्किंग एजेंट का यूज़ करके हम उसे डीमास्क करते हैं, मीन्स दोबारा से प्रेजेंट कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर दोबारा से अगर हमें उसकी टाइट्रेशन करानी है मैग्नीशियम की, तो हम डीमास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एक रिएजेंट है फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करके उसे डीमास्क करते हैं मैग्नीशियम को। तो ये हुआ डीमास्किंग एजेंट। फिर 14वां क्वेश्चन बनता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सो इट इज बेस्ड ऑन वेगिंग ए सब्सटेंस टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट और कंपाउंड इज प्रेजेंट। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, तो इसके अंदर जो
फॉर एग्जांपल जो आयन है उसका वे करके हम पता लगाते हैं कितना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्लोरीन का पता लगाना है, तो क्लोरीन के कितना आयन्स है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन इसे हम पहले इनसोल्यूबल बनाएंगे, मीन्स ताकि ये जो सॉल्यूशन में फिर से सोल्यूबल ना हो। सो सबसे पहले हम इसे इनसोल्यूबल बनाएंगे। इनसोल्यूबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। सो सिल्वर क्लोराइड जो है इनसोल्यूबल होता है, मीन्स वो दोबारा से उसमें सोल्यूबल नहीं होगा, वो सिल्वर क्लोराइड है। तो सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट बनते हैं जो कि बॉटम में आ जाते हैं सॉल्यूशन के। तो उन प्रिसिपिटेट को बाहर निकाल के हम उसका वे करेंगे, उसे वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे उसे, मीन्स जो सिल्वर क्लोराइड है उसका वे करके हम क्लोरीन के जो आयन्स हैं उनका पता लगाते हैं। तो यही करते हैं हम। 15वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन की बात करें, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं रिएक्शन के अंदर तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं, मीन्स हासिल करते हैं रिएक्शन के अंदर, तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन बनता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है उसके कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे कि हम टाइट्रेशन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस सल्फेट से, तो एक हुआ ये, और दूसरा हुआ पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन जब हम फेरस सल्फेट से कराते हैं, तो एक हुआ रिडॉक्स टाइट्रेशन ये। तो 2 एग्जाम्पल ये हुए। और फिर 17वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन आयोडोमेट्री एंड आइडीमेट्री। सो अगर आयोडीमेट्री की बात करें, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज डायरेक्टली फॉर टाइट्रेशन, मीन जो आयोडीन जो हमारा सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली यूज करते हैं टाइट्रेशन में। और आयोडोमेट्री की बात करें, आयोडीन इज प्रोड्यूस इन रिएक्शन एंड देन टाइटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। मीन्स जो आयोडीन है वो डायरेक्टली यूज नहीं करते, जो आयोडीन है वो प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के अंदर और उसके बाद वो यूज किया जाता है। जो आयोडीन है वो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद वो टाइट्रेट किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट से। फिर 18वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन कंडक्टोमेट्री। सो इट इज अ मेथड टू मेजर हाउ वेल अ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो हमारे जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए तो क्या करते हैं, इट इज़ अ मेथड टू मेजर हाउ वेल अ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके ज़रिए से एक जो सॉल्यूशन है वो कितनी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहा है, मीन्स हम ये पता लगाते हैं अगर जितनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आयंस की। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा आयंस की कंसंट्रेशन होगी। तो इससे हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं कंडक्टोमेट्री में, लेकिन पता लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी कंडक्ट हो रही है सॉल्यूशन के अंदर। फिर 19वां क्वेश्चन बनता है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जो एक पॉइंट होता है जहाँ से हम एम्पेयर का पता लगाते हैं। तो पहला जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। और फिर जो 20वां क्वेश्चन है वो पर 20वें क्वेश्चन की बात करें, इट इज़ अ टेक्निक दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। जो एक टेक्निक है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है फ्लोइंग थ्रू सॉल्यूशन, जो कि एक सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो होता है। और जब होता है जब व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड यूजिंग ए मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, जब उसके अंदर हम मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड का यूज़ करके वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, तो जो सॉल्यूशन के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसे मेज़र करके इस टेक्निक के द्वारा उसे मेज़र करते हैं। तो यही होते हैं पोलैरोग्राफी। तो यही था 20वां क्वेश्चन, पोलैरोग्राफी। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पास कराने में। तो इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली चांस है इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे।